द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन तैयार हो जाइए आज के अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। ये आपके 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। भारत में बनाए गए पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो पहले प्रश्न के लिए आपका विकल्प बी सही होगा, उसका नाम परम था। यहाँ पर ऑप्शन आपको पढ़ना है, विकल्प आपको फटाफट पढ़ते जाना है और फटाफट सारे प्रश्नों के आंसर बताते जाना है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका पहला विकल्प 21 सितंबर बिल्कुल सही रहेगा, विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पे आपका एक तरफ मेले दिए गए हैं और एक तरफ उससे संबंधित जिला दिया गया है, इसको आपको जोड़ा मिलाना है। तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है भैया, गोविंद साहब का मेला यहाँ पर लगता है आजमगढ़ में, तीसरा नंबर सही होगा। कैलाश मेला कहाँ लगता है, कैलाश मेला सबसे नीचे आगरा में लगता है। सैयद सालार ये वाला मेला कहाँ लगता है, तो ये बहराइच में लगता है, इसको जानकारी में रखिएगा। बचा क्या है आपका, शांकुम्भरी देवी जो मेला है वो आपका सहारनपुर में लगता है। तो 3-4-1-2 ये हमारा सही रहेगा और 3-4-1-2 हमारा कहाँ पर है, विकल्प बी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधार कला का संबंध किससे है। तो गांधार कला जो है किन दो सभ्यताओं से मिलकर बनाई गई है या बनी है, यही आपको बताना है। विकल्प आप देख लीजिए। चौथे नंबर के प्रश्न में विकल्प ए ग्रीक और रोमन इन दोनों से मिलकर गांधार कला बनी है, ये हमारा विकल्प ए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पशुओं विशेषता दुधारू गो, मतलब गो यहाँ पर अंग्रेजी शब्द लिखा गया है, गो मतलब गाय के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है। यानी गायों के लिए जो भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है जैव उर्वरक, उसका आपको नाम बताना है। तो पांचवें प्रश्न में विकल्प ए अजोला आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया विश्व जनसंख्या दिवस विकल्प सी 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे सातवें नंबर के प्रश्न में आपका रीजनिंग का प्रश्न है और ये अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उससे संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहले एक मिनट, सॉरी, हाँ, एच का यहाँ से आप जे का संबंध निकालिएगा, एफ का जे से संबंध निकालिएगा, एच का जे से संबंध निकालिएगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सातवें प्रश्न में आपका विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार के हम लोगों ने बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न कर चुके हैं। इससे पहले एनटीपीसी का बैच पढ़ाया था रीजनिंग में और वहाँ पर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए 20 जो है रीजनिंग के लेक्चर बनाए गए हैं, उसको अभी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आठवें नंबर के प्रश्न में पहले इसका हम लोग कथन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट करता है, कथन को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है उस कथन के कारण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कथन में दिया गया है बीजों को रोपने से पहले फंगीनाशक से उपचारित करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, बीजों को बॉय करने से पहले फंगीनाशक से उपचारित कर लेना चाहिए। कारण में इसके दिया गया है बीजों को जब फंगीनाशक से उपचारित नहीं करेंगे तब तक वृद्धि नहीं करेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत सारे किसान भाई लोग फंगीनाशक का उपयोग ही नहीं करते हैं लेकिन फसल को बोते हैं। तो हमारा ए कथन सही है, आर जो कारण है वो गलत है। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, विकल्प सी मिलेगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न पर और जो आपका 9वें नंबर का प्रश्न है ये बाइनरी नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप संख्या में कन्वर्ट करिएगा, फिर इसको संख्या में कन्वर्ट करिएगा, फिर भाग करिएगा, भाग करने के बाद जितना आएगा फिर इसको संख्या इस बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को बाइनरी नंबर के प्रश्न आते हैं वो इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेंगे, इसके आपका विकल्प बी सही रहेगा। और जिसको बाइनरी नंबर नहीं आता है वो क्या करे, थोड़ा दिन इंतजार कर रहे, 2-4 दिन बाइनरी नंबर की वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद ये सारे प्रश्न आप लगा सकते हैं। तो रीजनिंग के हम लोग ज़्यादा प्रश्न इसमें सॉल्व नहीं करते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन भिन्न है, इन चारों में से कौन सा भिन्न है, यही आपको बताना है। स्टेटमेंट बहुत लंबी चौड़ी लिखी है लेकिन उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है।
तो सिपाही कहाँ रहता है? बैरक में रहता है। कलाकार कहाँ रहता है? ट्रुप में रहता है। गायक कहाँ रहता है? कोरस में रहता है। लेकिन प्रधानाचार्य विद्यालय में नहीं रहता है, प्रधानाचार्य अपने घर में रहता है, विद्यालय में वो सिर्फ काम करने के लिए जाता है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। 11 नंबर पर चलते हैं। रीजनिंग का एक छोटा सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 4 घंटे का टाइम लेगा और 1 किलोमीटर वो जाएगा, अच्छी बात है। प्रत्येक किलोमीटर वह 20 मिनट का विश्राम भी करता है, ठीक है। अगर हमें बताना है कि वह कितना जाए, 3.5 किलोमीटर जाए, तो उसे कुल कितना समय लगेगा, यही आपको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है, 4 घंटे में कितना जाता है? 1 किलोमीटर। तो 3.5 किलोमीटर जाने के लिए तो 4 3 12 और 4 का आधा कितना हो जाएगा? 14। तो 14 घंटा तो उसे साफ साफ लगेगा। 14 घंटे का जो टाइम है वो तो उसको साफ साफ लगेगा। लेकिन क्या लिखा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। यानी 1 किलोमीटर जाएगा, दूसरे किलोमीटर पर, तीसरे किलोमीटर पर, और आपके मतलब यहाँ पर जब 1 घंटे का समय लगेगा तो पहला किलोमीटर ख़त्म होगा, फिर दूसरा ख़त्म होगा, फिर तीसरा ख़त्म होगा। यानी 3 इंटरवल उसे लेना पड़ेगा, 3 बार उसे विश्राम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक बार विश्राम में 20 मिनट, तो 3 बार विश्राम में कितना? 60 मिनट का समय खर्च होगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 14 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में, कुल मिला के हमारा आंसर 15 घंटे आना चाहिए। इस प्रश्न को आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो लीप वर्ष निकालना है और इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको पता लगाना है। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं। तो जब इन चारों विकल्पों में आप 4 का भाग देंगे तो सभी में 4 का भाग चला जाता है, यानी कि सभी ये लीप वर्ष होते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट से समझा जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 2 जीरो लगा होता है, जैसे कि 1800, 1900, 2000, उनमें हम लोग 4 का भाग नहीं देते हैं, उसमें हम लोग 400 का भाग देते हैं। तो ये शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं। तो ऐसी संख्या है 1900 जिसमें पीछे 2 जीरो लगा है, यानी कि ये शताब्दी लीप वर्ष में काउंट होगा, लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। और 1900 में 400 का भाग नहीं जाता, इस प्रकार ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। तो आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। जिन भी स्टूडेंट ने कैलेंडर अच्छे से पढ़ा है वो इस प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 13 नंबर पर चलते हैं। आपको एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को आप भैया सॉल्व कर लीजिएगा। कक्षा 6-7 में पढ़ाया जाता है। सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिएगा, आपको आंसर यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। 14 नंबर का प्रश्न आपको अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के हम लोग ढेर सारे प्रश्न लगा चुके हैं। टोटल 20 हम लोगों ने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। उसको आप अगर आप देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके अभी आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग के अधिकांश प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार आप उसको सॉल्व करते हैं, उस टाइप के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, सोलर सेल की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके हिस्ट्री का। 16 नंबर में विकल्प सी रहेगा, बलबन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल जो राजवंश था वो किस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही रहेगा, ग्राम पंचायत व्यवस्था के लिए वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिए जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट पहना करते थे, उसका क्या नाम था? तो मुगल दरबार में एक सम्मान दिया जाता था जिसमें जो राजा के पुराने कपड़े होते थे वो उपहार स्वरूप दे दिए जाते थे। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को विकल्प डी खिलअत कहते हैं। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत किया था? तो ऐसा किसने किया था? 19 नंबर में विकल्प सी विष्णु शास्त्री पंडित आपके बिल्कुल सही रहेंगे। 20 नंबर पर चलते हैं। किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस बात पर निर्भर करती है?
किसी पिंड की ऊष्माधारिता केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, विकल्प ए हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? 21 नंबर में सहारा मरुस्थल, सबको पता है, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। 22 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें इन 4 विकल्पों में से क्या नहीं पाया जाता है? 22 नंबर में हमारा विकल्प बी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। 23 पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसका गलनांक न्यूनतम है? तो इन 4 दिए गए विकल्पों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो यहाँ पर विकल्प डी सीजियम आपका बिल्कुल सही है। 24 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसी एक में महिला साक्षरता सर्वोत्तम है? इन दिए गए 4 विकल्पों में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर है? 24 नंबर में लक्षद्वीप आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर, और 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ ठीक। 25 नंबर में भैया आपको बताना है कि निम्नलिखित में से देश के किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त नहीं है? ये भारत का ऐसा कौन सा जैव मंडलीय क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? इन 4 बस चीज़ों में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर कंचनजंगा और तीसरा नंबर अगस्ता मलाई की जो चोटियाँ हैं वो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि 2 और 3, यानी कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। विश्व में प्रभावित साक्षरता दर की गणना किस उम्र के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है? तो जो साक्षरता दर की जो गणना की जाती है वो किस उम्र के बाद की जाती है, यही आपको बताना है। और यहाँ पर विकल्प डी आपका सही रहेगा, 7 वर्ष। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो जल विद्युत स्टेशन है वो सिद्राबाग है, विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी नदी में अगर हमें प्रदूषक स्तर को मापना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रदूषण को अगर हमें नापना हो किसी नदी में तो किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग करते हैं BOD का प्रयोग, विकल्प सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो चकबंदी भैया स्टार्ट हुई थी 1954 में, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पर। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? इन 4 विकल्पों में बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य नहीं होता है? तो सबको पता है भैया ये डांडिया तो बुंदेलखंड में हो नहीं सकता है, विकल्प भी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अर्जुन बांध नहर से सबसे लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध जो बनाया गया है उससे सबसे ज़्यादा लाभ किस जिले को प्राप्त हो रहा है? उस जिले का नाम है हमीरपुर, विकल्प डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों पर चलते हैं। इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को किस केस के अंतर्गत सूचना के अधिकार के दायरे में शामिल किया है? तो उस केस का नाम आपको बताना है। 32 में हमारा विकल्प ए सही रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिश्री केस। आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोग कथन निष्कर्ष का ये प्रश्न है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 आपके कथन दिए गए हैं। ए में दिया गया है राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। बी में दिया गया है राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो ये दोनों जो कथन हैं बिल्कुल सही हैं, तो आपको बताना था कौन सा सही है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही रहेगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो 33 नंबर का प्रश्न हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 34 नंबर के प्रश्न पर, और 34 नंबर का प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा आपको 1 मिनट का समय देना होगा। ठीक, 1 मिनट। गोफर किस में उपयोगी होता है? कभी कभी ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं, आपके 50 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो कभी कभी उसमें 2-3 प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो पहले कभी पढ़े ही नहीं होते हैं। तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, गोफर
किस में उपयोगी होता है, ये प्रश्न हमने भी अभी तक पढ़ा नहीं है। तो 34 नंबर में आपका विकल्प ए सही रहेगा। विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण करने के लिए गोफर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर सभी लोग चलाते होंगे, उसमें यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। 35 नंबर में विकल्प सी आपका सही रहेगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? कौन सी इन चारों विकल्पों में से कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? यहाँ पर आपका विकल्प डी सही रहेगा। नाम है टिस्को। टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट छापता है, रुपए छापता है, और उसके किसके बदले में छापता है, यही आपको बताना है। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही रहेगा। गवर्नमेंट कुछ भी उधार रख सकती है, चाहे स्वर्ण हो, चाहे विदेशी प्रतिभूति हो, चाहे भारत सरकार की प्रतिभूति हो, किसी को भी गिरवी रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापती है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर। ग्रामीण अधिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्राधान्यता होती है? तो उसके कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का ये प्रमुख प्रश्न है। तो सबको पता है भैया, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 29 नंबर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दी है? अब देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछा गया है। आपको बस इतना बताना है कि जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 40 नंबर पर चलते हैं। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है? तो तीसरा देश बना है भैया अपना प्यारा भारत। विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर। निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो ये खबर आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। रेडियो टेलीस्कोप कौन सा बना रहा है भैया? ये अपना पड़ोसी देश चाइना बना रहा है। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 42 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो बंदरों के लिए ऐसा कार्यक्रम कौन चला रहा है? विकल्प सी तेलंगाना चला रहा है। तेलंगाना आपका बिल्कुल सही होगा। 43 नंबर पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो करंट अफेयर्स के ये प्रश्न है। यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही होगा, 50 लाख रुपया। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पर। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भैया? ये साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 45 नंबर पर चलते हैं। सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो ये संस्था है, इस संस्था की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पर आपका 1825 कलकत्ता बिल्कुल सही रहेगा। विकल्प सी यहाँ पर सही है। 46 नंबर चलते हैं। टकला मकान एक मरुस्थल है और ये कहाँ पर पाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होना चाहिए कि ये मध्य एशिया के देशों में पाया जाता है। मध्य एशिया में जो 2-4-5 देश हैं वहाँ पर टकला मकान मरुस्थल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। कंडराएं जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ सघन बंडल में होती हैं? प्रश्न ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर बताइए। और यहाँ पर आपका विकल्प बी सही रहेगा, कोलेजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सबको पता भैया, सियाचिन सबसे बड़ा है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। रेडियो एक्टिविटा जो होती है, अगर इसका हमें मापन करना हो तो हम किस से मापन करेंगे, यही आपको बताना है। तो 49 नंबर का विकल्प ए यहाँ पर सही रहेगा। जीएम काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटा की माप की जाती है। और आज के अपने आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया थी?
यानी कि लोकपाल व्यवस्था हमें लानी है, इसकी अनुशंसा किसने किया था, इसकी सिफारिश किसने किया था? यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही रहेगा, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा लोकपाल लाया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 50 प्रश्नों में आप कितने नंबर बन रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि कोई सुझाव शिकायत हो या कोई बात पूछनी हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में किसी प्रश्न का आंसर गलत भी हो सकता है, तो अगर ऐसी कोई गलती होती है तो आप सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि कोई आपके मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया उन्हें यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।